हेलो, मेरा नाम है दयानंद गुप्ता। कोविड के बाद से डिफेंस, रेलवे और पीएसयू स्टॉक्स में भारी तेजी देखी गई थी। वो तेजी काफ़ी समय तक चली और लगभग सारे पीएसयू स्टॉक्स उन 2 सालों में 5 गुना, 8 गुना, इवन 10 गुने तक हो गए। पिछले कुछ समय में पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट भी आई है। स्टॉक्स 30 से 35 40% तक भी नीचे गए हैं। और हाल ही में हुए महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद पीएसयू स्टॉक्स में फिर से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जागा है और फिर से इन स्टॉक्स में अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट देखी जा सकती है। अगर हम देखें तो दो ये स्टॉक्स 30 से 40% करेक्ट हुए हैं हाल ही में। बट अगर हम नीचे के लेवल से देखें तो अभी भी ये स्टॉक्स 3 गुने से लेके 5 गुने तक प्राइस अप्रिशिएशन पिछले 3 से 4 सालों में दिखा चुके हैं। ऐसे में ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अभी भी पीएसयू में वो स्टीम है जिसके थ्रू हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर में बना सकते हैं। और अगर ऐसा है भी तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें इस समय पे इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन डिसीजन होगा। इसी सीक्वेंस में चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोरेशन डिफेंस स्टॉक्स का और जानते हैं कि डिफेंस में कौन से वो चुनिंदा पिक्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट इस समय एक सही डिसीजन होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एसेंस ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें समय के साथ प्राइस अप्रिशिएट करता रहे और नंबर्स या फाइनेंशियल्स के हिसाब से प्राइस अप्रिशिएट करने का एक ही रीजन है और वो है स्टॉक्स की अर्निंग्स। स्टॉक्स की अर्निंग्स बढ़ती है तो स्टॉक्स के प्राइस बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन स्टॉक्स पे फोकस करें जिनमें ना सिर्फ प्राइस बढ़ रहा हो बल्कि साथ में अर्निंग्स भी बढ़ रही हों। और ये साथ ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ प्रोपोर्शनेट ढंग से बढ़ रही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी स्टॉक्स के अर्निंग्स 20% से बढ़ते हैं तो उसके प्राइस भी 20%, 30% और में भी 40% तक बढ़ सकते हैं। दैट इज़ प्रेटी मच फाइन। लेकिन अगर अर्निंग्स 20% बढ़ती हैं और स्टॉक के प्राइस 50%, 60%, 80% तक बढ़ रहे हों, देन इट इज़ नॉट अ गुड यूज केस, इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल और ये एक रेड फ्लैग है। इसीलिए पहला क्राइटेरिया जो हम यहाँ कंसिडर करेंगे वो ये कि स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने के साथ स्टॉक्स की अर्निंग्स भी बढ़नी चाहिए और प्राइसेस और अर्निंग्स की ग्रोथ प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, जितनी इम्पोर्टेंट अर्निंग्स की ग्रोथ है उतनी ही इम्पोर्टेंट सेल्स या रेवेन्यू की ग्रोथ भी है। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट्स के बढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये प्रॉफिट्स रेवेन्यू से ड्राइव नहीं हो रहे हों तब तक ये प्रॉफिट और ये स्टॉक प्राइस अप्रिशिएशन एक छलावा हो सकता है। और सही मॉडल वही है जिसमें सेल्स बढ़ती रहे, रेवेन्यू बढ़ता रहे, बिजनेस बढ़ता रहे, उनके थ्रू स्टॉक्स की अर्निंग बढ़ती रहे और उनके थ्रू स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते रहें। तो दूसरा क्राइटेरिया जो हमारा होगा वो ये कि स्टॉक्स के अर्निंग्स के साथ स्टॉक्स की सेल्स या बिजनेस भी बढ़ते रहना चाहिए और अगेन ये दोनों भी प्रोपोर्शन में जाने चाहिए। चलिए डिफेंस के स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और अपने आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ screener.in वेबसाइट देख सकते हैं। इसमें हमने एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनीज लिस्ट कर रखी हैं। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, मैज़गांव डाक, सोलर इंडस्ट्रीज़, कोचीन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, ITI, इंडियन टेलीफोन, गार्डन रीच शिपिंग, BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न, एस्ट्रा माइक्रोवेव, मिश्र धातु निगम, MTAR टेक्नोलॉजीज and Paras Defense. So these are the 15 companies. There are more companies but हम उन्हीं कंपनीज पर फोकस करेंगे जिनका मार्केट कैप एक डिसेंट यानी कि 4500 करोड़ से ज़्यादा है। और इन 15 स्टॉक्स को हम कंसिडर करेंगे अपने इवेलुएशन में और साथ ही एक नज़र डालते हैं उन पैरामीटर्स पे जिनको हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे। नाम के अलावा करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग, ROE for 3 years, sales growth for last 1 year, profit growth for last 1 year, sales growth, average sales growth CAGR for 3 years, profit growth CAGR for 3 years, 1 year price growth, 3 year CAGR price
and promoter holding. So these will be the a couple of parameters that shall help us in identifying the right stock. So for each of our proceeding and our discussions, मैंने इन 15 स्टॉक्स को इस शीट में कॉपी कर लिया है. In the sheet it will be easy to manage the stocks and it will be easy to shortlist them over time. So आप देख सकते हैं ये वही 15 स्टॉक्स हैं और वही सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आप कॉलम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे एक कॉलम दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं. पहला तो ये कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया मैंने बिजनेस, यानी कि कौन सी कंपनी किस पर्टिकुलर बिजनेस में ऑपरेट करती है वो हम यहाँ इस कॉलम में देख सकते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो दिस कंपनी ऑपरेट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स. दैट्स द वन चेंज फ्रॉम द वेबसाइट व्यू. और दूसरा चेंज है वो ये कि आप कुछ सेल्स में ये ऑरेंज और येलोइश शेड देख सकते हैं. as we have mentioned here, captured here, orange is like a red flag. It simply means that whatever cells are having this orange background, those are something which do not look good and need immediate attention. Maybe that would lead to stock disqualification, and our proceeding will be via stock disqualification. हम 15 स्टॉक से स्टार्ट करेंगे और उनको नैरो डाउन करते करते लास्ट के 2-3 स्टॉक्स तक पहुंचेंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग. दिस येलोइश बैकग्राउंड मीन्स some warning, of course not as bad as the orange ones, but something that we need to pay attention to. Before we start, there is one more important thing that I need to mention. यहाँ पे कुछ कॉलम्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि ये 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ और 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल का प्राइस CAGR और साथ में PE. सो ये 3-4 वो कॉलम्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टडी, दिस एनालिसिस. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साल का नज़रिया काफ़ी छोटा नज़रिया है, and this could give a biased view because of political or geopolitical or maybe some other situation. और 3 साल का view is pretty much balanced because 3 years is a relatively larger horizon. और वहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे साइकिल्स देखे होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल यूज केसेस कंपनीज ने फेस किए होते हैं. ऐसे में एक एवरेज आउट परफॉर्मेंस को ज़्यादा वेटेज देना अच्छा है. सो हम स्टडी में भी वही करेंगे. 3 साल के पैरामीटर्स को के बेसिस पर हम एनालिसिस करेंगे, और अगर 3 साल और 1 साल के नंबर्स में बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो उस बेसिस पे हम 1 ईयर के नंबर को भी कंसीडर करेंगे. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट कंपनी, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. सो जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया, दिस कंपनी ऑपरेट्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स. जैसे ही हम नंबर्स पे आते हैं, लेट्स फोकस ऑन this profit growth of 3 year and this CAGR price for 3 years. जैसा कि हमने क्राइटेरिया 1 में डिस्कस किया था कि प्राइस ग्रोथ शुड बी ड्रिवन बाय प्रॉफिट ग्रोथ एंड दे शुड गो हैंड इन हैंड, दे शुड बी प्रोपोर्शनेट. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट 32% से अप्रिशिएट हुआ है, और वहीं जो स्टॉक का प्राइस है वो 90% से अप्रिशिएट हुआ है, यानी कि लगभग 3x का डिफरेंस है यहाँ पे. सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन. उस वजह से हमने इन दोनों नंबर्स को रेड मार्क कर रखा है. और साथ ही जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया था कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ शुड ऑल्सो गो हैंड इन हैंड, बट जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सेल्स ग्रोथ 10% का है बट प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 30%, अगेन 3 टाइम्स. सो यहाँ पे भी 1:3 का प्रोपोर्शन इज़ नॉट जस्टिफाइबल. और ये सिर्फ 3 साल की कहानी नहीं है. अगर हम 1 साल के सेल और प्रॉफिट ग्रोथ पर भी नज़र डालें तो कहानी वही है. 12% का सेल ग्रोथ और करीब 40% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल का रहा है. अगेन 3x का डिफरेंस है वहाँ पे. दोनों क्राइटेरियाज पे ये कंपनी डिस्क्वालीफाई होती है. और इनफैक्ट अनदर वे ऑफ कंपैरिजन इज़ कि हम सीधे सेल्स को इस
स्टॉक प्राइस के अप्रिसिएशन से कंपेयर करें, यानी कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, सेल ग्रोथ रिप्रेजेंट आवर बिजनेस ग्रोथ, तो हमारा बिजनेस कितना बड़ा है और स्टॉक का प्राइस कितना बड़ा है. सो इफ़ यू कंपेयर दिस 10 with 90, राइट, सो योर बिजनेस हैज इंक्रीज बाय 10% और योर स्टॉक प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 90%, 9 times, दैट कैनॉट बी जस्टिफाइड सिंपली ओवर द टाइम. ऑफ कोर्स ये 1 साल 2 साल के लिए ये इस तरह के प्राइस मॉडल चल सकते हैं, but over the longer run it's not possible, and somehow price has to balance itself according to the numbers. सो 2 से 3 क्राइटेरियाज पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फेल हो जाता है और हम इसे डिस्क्वालीफाई करेंगे. मोस्टली हम वही करेंगे कि जहाँ जहाँ पे जिन जिन सेल्स में हमें इश्यूज नज़र आएंगे उनको हम रेड में मार्क करेंगे और लास्ट में वो सारे कॉलम्स को हम डिस्क्वालीफाई कंसिडर करेंगे जिसमें ये ऑरेंज मार्किंग होगी. सो लेट्स गो फॉर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. सो हम यहाँ देख सकते हैं सेल ग्रोथ इज़ 13%, प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 24%. सो अगेन 1:2, नॉट प्रिटी गुड, बट समहाउ वी कैन लिव विद इट. बट जैसे ही हम प्रॉफिट ग्रोथ और इस स्टॉक प्राइस के ग्रोथ को कंपेयर करते हैं, 24:64, दैट इज़ क्लोज टू 2.5 times. Not a good use case. But again, if we compare the sale growth directly with the stock price growth, so you see 13:64, right, that is 1:5. यानी कि हमारा बिजनेस जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस उसके मुकाबले 5 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है, and that is not a justifiable model altogether. So again, Bharat Electronics is also disqualified. Let's go to next stock, that is Mazgaon Dock. सो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आपको दिखेगी. ज़्यादातर स्टॉक्स में इनफैक्ट यही प्रॉब्लम दिखेगी कि उनके जो प्राइस के अप्रिसिएशन हैं इतने ज़्यादा और इतने तेज़ हो गए हैं कि दे आर नो वेयर इन सिंक विद द सेल आर प्रॉफिट ग्रोथ. सो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 47% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है और जो 160% के स्टॉक प्राइस ग्रोथ रही है, यानी कि 1:4. और यहाँ से भी अगर हम इसको कंपेयर करें तो दिस इज़ 1:5. यानी कि अगर हमारा बिजनेस यानी कि बिजनेस के मुकाबले हमारा स्टॉक प्राइस 5 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है, अगेन इट कैनॉट सर्वाइव लाइक दिस. और यहाँ पे हमारा मैज़गांव डॉक भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है. सो लेट्स डिस्कस सोलर इंडस्ट्रीज़. सोलर इंडस्ट्रीज़ में अगर हम नज़र डालें तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्राइस CAGR, ये तीनों नंबर्स प्रिटी मच सिंक में हैं. यहाँ पे 35%, 49%, 56%, यहाँ पे कोई डिस्पैरिटी नहीं है. बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इस 1 ईयर सेल ग्रोथ में. 1 ईयर के सेल के केस में हमें यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिलता है. और अगर हम इस डी ग्रोथ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, यानी कि बाकी सारे डिफेंस के प्लेयर्स जहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहे हैं, वहाँ पे ये सोलर इंडस्ट्रीज़ को क्या हो गया और ये डी ग्रोथ क्यों दिखा रहा है, अगर हम इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि दो इट इज़ अ डिफेंस प्लेयर, बट इट्स नॉट अ कोर डिफेंस प्लेयर. इट्स इन कोर इट इज़ अ केमिकल प्लेयर, बट ये केमिकल्स के फॉर्म में एक्सप्लोसिव्स बनाते हैं और उस बेसिस पे ये एक डिफेंस के प्रॉक्सी की तरह प्ले करते हैं. और अगर आपको पता हो तो केमिकल के सारे स्टॉक्स स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से. पिछले 2 साल 2.5 साल से केमिकल के सारे प्लेयर जो है स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दिस सोलर इंडस्ट्री इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग ऑन द ग्रोथ फ्रंट. सो उसकी वजह से यहाँ पे हमें डी ग्रोथ देखने को मिला है. और अगर हम इस डी ग्रोथ को और डिटेल में देखने जाएँ तो हमें ये भी पता चलेगा कि पिछले Q2 के नंबर या उसके पहले Q1 के नंबर, हर क्वार्टर में इनके नंबर डी ग्रोथ दिखा रहे हैं, यानी कि कहीं पे कोई रिकवरी के साइंस नहीं है. साथ ही हमें यहाँ पे ये इस पी के नंबर पर भी अगर हम नज़र डालें तो दिस इज़ क्लोज टू 100, विच इज़ नॉट विच शुड बी कंसिडर्ड एज रिलेटिवली कॉस्टली नंबर. सो इन दो पैरामीटर्स के हिसाब से दिस स्टॉक डज नॉट लुक गुड बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दो हिस्टोरिकली स्टॉक ने काफ़ी अच्छा करा है, ग्रोथ हैज़ बिन प्रीटी डिसेंट ओवर द टाइम, बट पिछले 1 साल में जो स्टॉक ने दिखाया है, जो किया है, उसके हिसाब से इट डज़ नॉट लुक गुड by at this point of time. And based on these points, solar industry is also disqualified. So whatever 4 stocks we have discussed till now, all of them have been disqualified. But don't worry, there will be a couple of them which shall qualify, which will qualify. So next stock is Bharat Dynamics, BDL. जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं हम देख सकते हैं कि
सेल ग्रोथ 7% रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 33%, यानी कि लगभग 5 गुनी प्रॉफिट ग्रोथ आई है. Not justifiable at all. And on top of that, if we compare the sale number with the price CAGR, you would see 10 टाइम जंप. बिजनेस के मुकाबले प्राइस का ग्रोथ 10 गुना है, जो कि ऑल टुगेदर नॉट जस्टिफाइबल, और इस वजह से हम भारत डायनामिक्स को भी डिस्क्वालीफाई करेंगे. अब आते हैं कोचिन शिपयार्ड पर. सो हम यहाँ देखेंगे कि ये सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ गो हैंड इन हैंड 9 to 10%. बट जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, जो प्राइस का CAGR है वो सेल और प्रॉफिट के मुकाबले लगभग 10 गुना ग्रोथ रेट दिखा रहा है, जो कि सस्टेनेबल नहीं दिखता है. बट यहाँ पे एक कैच है, और वो कैच ये है कि अगर हम 1 साल के सेल और प्रॉफिट ग्रोथ पर नज़र डालें तो सडनली स्टॉक ने परफॉर्मेंस के फ्रंट पर बहुत जंप दिखाया है. यानी कि जहाँ पहले सेल ग्रोथ 9% थी, वहीं पे ये सेल ग्रोथ 55% हो गई है. जहाँ पहले प्रॉफिट ग्रोथ 10% था, वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ सीधा 112% हो गई है. सो अगर हम इन नंबर्स के हिसाब से इन नंबर्स यानी कि 55, 112 से इस 109 को कंपेयर करें तो दीज नंबर्स लुक प्रेटी मच जस्टिफाइबल. और यहाँ पे डिस्पैरिटी है. अभी हम कोचिन शिपयार्ड को क्वालिफाई करेंगे विद दिस डिस्क्रिपेंसी. और आप यहाँ देख सकते हैं हम स्टॉक्स को यहाँ पे क्वालिफाई कराएंगे, और फिर जो भी स्टॉक्स क्वालिफाई करेंगे उनको फर्दर आपस में कंपेयर कराएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी शैल पिक 2 टॉप स्टॉक्स. सो कोचिन शिपयार्ड हैज़ क्वालिफाइड. लेट्स गो टू ITI, Indian Telephone Industries Limited. This is a telecommunication equipment company. Now if you go to numbers of this company has given very bad numbers. I mean, everything is super bad. They have shown degrowth for last 3 years. They have shown some growth in last year, but then if you look at the number of profit number of last year, this is again minus 22%. ROE if you see is minus 11 because they are showing losses. तो losses के केस में हमें ROE निगेटिव में देखने को मिलता है. और though everything is looking bad here, yet stock has given decent returns in the past. Or based on all that, this is not a investable pick altogether. Let's go to next stock, that is Garden Reach Shipping. यहाँ पे हम देखेंगे कि 46%, 29% and 92%, they are pretty much okayish. I mean 46 to 92, that is 1:2, and then this is 1:3. Not like ideal choice, because ideal should be like 1:1, 1:, maybe 1.5 or at max 2. Here 1:3 difference is there. But then again, if you compare with this 1 year number, right, 30, 38 and 40, so 40 to 90, this is kind of 1:2, so pretty much justifiable. And that's how this Garden Reach is qualified for next round. Let's go to BEML, Bharat Earth Movers Limited. So earth moving equipments catering the mining and construction industries. सो ये हैवी व्हीकल्स बनाते हैं बेसिकली. सो इनके नंबर्स पर अगर हम नज़र डालें, सो 3 साल की सेल्स ग्रोथ इज़ 4%, बट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 60%. सो नाउ इफ यू सी दिस डिफरेंस, राइट, दिस इज 15 टाइम्स नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल. एंड देन अगेन इफ़ यू कंपेयर दिस 4 with 40, राइट, अगेन इनके बिजनेस के मुकाबले स्टॉक का प्राइस 10 गुना बढ़ रहा है, नॉट जस्टिफाइबल. और ऐसा नहीं है कि ये 4:60 का यूज केस केवल 3 साल के केस में अप्लीकेबल है. 1 साल के यूज केस में भी हमें वही देखने को मिलता है, यानी कि 1:15 का जो रेशो है वो इस 1 ईयर के केस में भी सेम एप्लीकेबल है. सो इस वजह से हम BEML को भी कंसिडर नहीं करेंगे गोइंग फॉरवर्ड. लेट्स कम टू Zen Technologies. सो इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इफ़ यू सी 3-year सेल, 3-year प्रॉफिट एंड 3-year प्राइस CAGR. सो ये सारे मोस्टली हैंड इन हैंड हैं. सो एवरीथिंग इज़ गुड हियर एक्सेप्ट दिस price to earning looks bit on the higher side. और इसको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में. बट अभी के लिए वी शैल कंसिडर दिस Zen Technologies as qualified. Again, what business does it do?
So Zen Technology is mostly into the training solutions and anti-drone system. So this anti-drone system is their main business segment, and then this defense training solutions is another side one. So let's go to next item, that is data pattern. डेटा पैटर्न के केस में हमें देखने को मिलेगा कि 3 साल के केस में तो नंबर्स आर प्रेटी मच फाइन, बट जैसे ही हम 1 साल के केस में आते हैं हमें देखने को मिलता है कि इनकी ग्रोथ हैज़ श्रिंक्ड टू डाउन टू 4%. और अगेन इफ इट इज़ 4%, देन हाउ दिस प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 24%. और अगर हम इस 4% को और डिटेल में जाके देखें, आप डेटा पैटर्न के Q1 और Q2 के रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे और हर क्वार्टर में हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है. सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे. एस्ट्रा माइक्रोवेव, यहाँ पे भी हमें मोस्टली वही प्रॉब्लम दिखेगी. सेल्स ग्रोथ 12% और प्रॉफिट की ग्रोथ 60%, यानी कि 1:5, नॉट जस्टिफाइबल. और अगेन सेम मॉडल वी कुड सी इन केस ऑफ 1 year, 1:5. अगेन दिस इज गेटिंग डिस्क्वालिफाइड. Ashra Dhatu, Mishra Dhatu Nigam. Again, if you see these numbers, right, sale growth is 10%, but profit growth is -20%. And again, similar story in case of 1 year. So again, this stock is also disqualified. Next stock is MTAR Technologies. So if you come here, for stock has given very bad number in last 1 year, like profit growth is -62% and sale growth is -14%. So again, on worst performance, and we cannot go with this stock. Let's come to Paras Defense. Here these 3 numbers look pretty much fine. If we come to this 1 year performance, here also everything is fine. The only concern with Paras Defense is this number, I mean the PE. So price to earning looks higher, and that's how the background is like yellowish, and we are kind of qualifying it for the next round. Okay, so that's how we have reached to end of the list. और इन 15 स्टॉक्स में से हमने 4 स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है. पहला ये कोचिन शिपयार्ड, दूसरा है ये गार्डन रीच शिपिंग, तीसरा है जेन टेक्नोलॉजीज़ और चौथा है ये पारस डिफेंस. चलिए अब डिस्कस करते हैं इन चारों स्टॉक्स को और देखते हैं कि इनमें से टॉप 2 पिक्स कौन सी हैं. चलिए डिस्कस करते हैं कोचिन शिपयार्ड को. हम ये देख पा रहे हैं कि पहले 1 साल के पहले तक स्टॉक की ग्रोथ वाज क्लोज टू 10%, बट अचानक पिछले साल स्टॉक ने मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाई है. जहां उनकी ग्रोथ 10% होती थी, अचानक उनकी ग्रोथ 60%, 70% होने लगी है. और उस बेसिस पे अगर हम ये देखें कि अगर ये ग्रोथ इसी हिसाब से 65%, 70% की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो इस तरह के प्राइस अप्रिसिएशन सस्टेन कर पाएंगे. बट अगर ग्रोथ फिर से श्रिंक करती है, ग्रोथ फिर से डिक्लाइन स्टार्ट करती है, वो फिर से 10%, 15% की तरफ आने की कोशिश करती है, तो ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ प्राइस अप्रिसिएशंस वुड नॉट बी सपोर्टेड और फिर प्राइस डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा. सो इस पर्टिकुलर ग्रोथ को एसेस करने के लिए हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर चलते हैं. जैसे ही आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 4 क्वार्टर्स के नंबर यहाँ आप देख सकते हैं. सो एंड देन हियर यू कुड सी द ग्रोथ परसेंटेज एज वेल. यहाँ देख सकते हैं कि ग्रोथ टाइम के साथ घट रही है, यानी कि पहले वो 60% और 100% के रेंज में थी और अभी वो सडनली 14% के रेंज में आई है. वैसे ही अगर आप इस प्रॉफिट के नंबर को भी देखें तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी लगभग 150%. और अगर आप इस लास्ट वाली 258 से इस 266 को कंपेयर करें तो दिस ग्रोथ इज़ मेयरली 5% और समथिंग. सो बेस्ड ऑन दिस व्यू वी कैन ईजिली सी कि जो ग्रोथ स्टॉक ने इन क्वार्टर्स में दिखाई थी वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं थी. और अभी स्टॉक फिर से धीरे धीरे अपने वही 10%, 20% की तरफ बढ़ रहा है. और ऐसे में वी कैन एसेस कि ये नंबर्स स्टॉक बहुत टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और ऐसे में ये नंबर्स भी जस्टिफाई नहीं होंगे.
So based on that, Cochin Shipyard we shall disqualify. Let's go to Garden Reach shipping. So यहाँ पे हमें कोई भी ऑरेंज या येलोइश बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है. इट मीन्स दिस स्टॉक इज ऑल क्वालिफाइड. एंड देन लेट्स गो टू जेन टेक्नोलॉजीज. यहाँ पे हमें सिर्फ एक येलोइश बैकग्राउंड दिख रहा है एंड दैट इज़ द पीई. सो एवरी अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर इज़ गुड, बट स्टॉक लुक्स रिलेटिवली कॉस्टली बिकॉज ऑफ हायर पीई. अगर हम इस स्टॉक को और डिटेल में एसेस करने की कोशिश करें तो हम यहाँ देखेंगे कि जो ग्रोथ का नंबर है दैट इज़ प्रीटी हाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. 1 साल का ग्रोथ भी 112% है, 3 साल का ग्रोथ CAGR भी 100% है. सो ग्रोथ का नंबर इज़ रिलेटिवली हाई. और जिन स्टॉक्स के लिए ग्रोथ का नंबर हाई होता है उन स्टॉक्स में पीई के साथ हमें PEG को भी कंसिडर करना होता है. इनकी प्राइस अर्निंग के साथ प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ को भी कंसिडर करना होता है. तो दिस 84 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ 0.84, यानी कि PEG विल बी लेस देन 1 और लेस देन 1 PEG इज़ वेरी गुड नंबर. So thus we reach to a conclusion कि दो PE looks 84, maybe it looks costly on its own, but जैसे ही हम इसे ग्रोथ के साथ नॉर्मलाइज करेंगे और PEG को स्टडी करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि this particular stock is not costly at all, and it should be good to go. So that is about the Zen Technologies, pretty much qualified. And then Paras Defense. So in this particular stock also the only concern is PE, बट अगेन जैसा कि हमने पिछले जेन टेक्नोलॉजीज़ के केस में डिस्कस किया, यहाँ भी हम PEG में जाएंगे. बट जैसे ही हम इस प्राइस के नंबर को ग्रोथ के नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1:102 डिवाइडेड बाई 21, देन वी शैल रीच टू अ नंबर दैट इज़ 5, राइट. सो 5 PEG इज़ वेरी हाई. जहाँ पे कि जेन का नंबर 1 से कम था, वहाँ पे ये पारस डिफेंस का नंबर 5 से भी 5 के आसपास जा रहा है. And thus on the PE and PEG front, this Paras Defense looks expensive and is kind of getting rejected. So यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड और पारस डिफेंस दो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और दो क्वालिफाइड स्टॉक्स हमारे पास हैं. तो दीज टू विल बी द विनिंग स्टॉक्स. और इनमें भी अगर हम नंबर 1 और नंबर 2 सेलेक्ट करने की कोशिश करें, सो हम ये देख पाएंगे कि जेन टेक्नोलॉजीज़ का ग्रोथ का नंबर इतना तगड़ा है कि आई मीन इट इज़ आउट परफॉर्मिंग दिस गार्डन रीच बाय बिग मार्जिन. जहाँ पे कि ये सेल के नंबर हमें 40% और 30% के रेंज में देखने को मिलते हैं. वहीं पे जेन टेक्नोलॉजीज़ के ग्रोथ के नंबर 100% और 200% देखने को मिलते हैं. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये केवल 3 साल की जर्नी नहीं है. पिछले साल की भी कहानी मोर और लेस वही है. पिछले साल भी हमें 100% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है ऑन बोथ द फ्रंट्स, आई मीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फ्रंट. सो इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे जेन टेक्नोलॉजीज़ लुक्स द विनिंग स्टॉक आउट ऑफ दिस डिफेंस पैक ऑल टुगेदर. सो वही हमने यहाँ मेंशन भी किया है. विनर्स जेन टेक्नोलॉजी इज़ द नंबर 1, and then Garden Reach Shipping Builders is number 2. So with this we reach to the conclusion which we were looking for. और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इससे आपको कुछ लर्निंग भी मिली होगी. और मुझे उम्मीद है कि इन पैरामीटर्स को यूज करके, इन क्राइटेरियाज़ को यूज करके आप भी किसी भी सेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं और उसमें से सही स्टॉक को पिक कर सकते हैं. बाकी जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उन स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक के बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं. वीडियो के बारे में अपने सुझाव और विचार शेयर करें. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. मिलेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू. बाय बाय.